नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 11वीं का प्रथमः पाठः कुशलम प्रशासनम का दूसरा भाग देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने पहले 5 श्लोकों का अध्ययन किया। जैसा कि आपको बताया गया था कि इस पाठ में राम और भरत के मिलाप का दृश्य है और जहां पर राम पहले भरत को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि जो भरत हैं वो राम से बिछड़ने के दुख में बहुत कमजोर हो गए हैं, उनके चेहरे की कांति समाप्त हो गई है। फिर भी किसी तरह उसको पहचान कर, उसको गले लगाकर, उसको अपने पास बिठाकर स्नेह पूर्वक उससे राज्य के संबंध में कई प्रश्न करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि राम राज्य क्यों प्रसिद्ध था। राम का राज्य करने का जो तरीका है, वो जिस तरह से मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए, वे सारी बातें भरत से पूछते हैं। तो आइए देखें छठे श्लोक में वो क्या पूछ रहे हैं। पिछले 5वें श्लोक के अंतर्गत उन्होंने पूछा कि तुमने किस तरह के मंत्री अपने लिए नियुक्त किए हैं राज्य को संभालने के लिए। आगे वे पूछते हैं छठे श्लोक में, कच्चित निद्रावशम न एषि कच्चित काले अवबुध्यसे कच्चित च अपर रात्रेषु चिंतयसि अर्थ नैपुण्यम। उससे पूछ रहे हैं भरत से कि मतलब साधारण रूप से अगर इसका समझें अर्थ, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है ना कि तुम नींद में आ जाते हो, निद्रा के वश में आ जाते हो और समय उसमें तुम्हारा बीत जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए एक राजा के लिए, बल्कि रात के एक अंतिम प्रहर में उठकर तुम्हें अर्थ यानी कि फाइनेंस, धन से संबंधित जो भी तुम्हें निर्णय लेने हैं तुम्हें लेने चाहिए, ये बताया है इसमें। आइए इसको शब्द के साथ साथ समझे। अन्वय यहाँ पर आपको दे रखा है और इसके नीचे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कच्चित निद्रावशम न एषि, मैं आशा करता हूं कि तुम नींद के बस में तो नहीं आते, मतलब नींद तो नहीं तुम्हें घेर लेती है। कच्चित काले अवबुद्ध से, और समय पूर्वक हर कार्य को तुम करते हो, जानकारी लेते हो चीजों की। कच्चित च अपर रात्रिषु, और मैं आशा करता हूं कि रात्रि के अंतिम प्रहर में अर्थ नैपुण्यम चिंतयसी, जो अर्थ से संबंधित जानकारियां हैं उसको प्राप्त करते हो और निर्णय लेते हो। मतलब ये ऐसा समय है, रात का अंतिम प्रहर, मानो जब सुबह होने ही वाली है उस समय, तो उस समय सारी प्रजा, सारा राष्ट्र सो रहा होगा, और अगर राजा जागकर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेता है तो उसका एकदम दिमाग भी बिल्कुल क्लियर होता है, साफ होता है, और कोई भी उसको निर्णय लेना हो तो वो अच्छी तरह से ले पाता है, क्योंकि उसको यहाँ वहाँ की जो डिस्टरबेंस है, लोगों की तरफ से कोई भी डिस्टरबेंस हो वो नहीं होती, वो आराम से कोई भी निर्णय ले सकता है, ये बताया गया। 7वें श्लोक में कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि तुम एक मंत्री को ही साथ लेते हो और कभी बहुत सारों को ले लेते हो, और मतलब किस तरह से करते हो वो जानना चाहते हैं। कच्चित मंत्रयसे न एकः कच्चित न बहुभिः सह कच्चित ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावति। कच्चित एकः न मंत्रयसे, मैं आशा करता हूं कि तुम किसी एक मंत्री को ही लेकर सिर्फ कोई निमंत्र वो क्या बोलते हैं मंत्रणा, कोई भी निर्णय नहीं लेते हो, और ऐसा भी ना हो कच्चित बहु भी सह न मंत्रयते, और ऐसा भी नहीं हो कि कभी बहुत सारे लोगों के साथ आप निर्णय ले लेते हो। कच्चित ते मंत्रितो मंत्रो, और ऐसा भी ना हो कि तुम्हारे द्वारा जो मंत्रणाएं, जो निर्णय किए गए हैं सीक्रेसी में, वो राष्ट्रम न परिधावती, हर राष्ट्र में पूरी जगह फैल ना जाए। मतलब एक राजा को, और आज की डेट में जो भी हेड्स ऑफ स्टेट हैं, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, वो इस तरह से उनको अपने कैबिनेट के साथ, अपने मंत्रियों के साथ डिस्कशन करनी चाहिए, कि सिर्फ एक पर ही भरोसा करके ऐसा ना हो राजा बस एक मंत्री के साथ बैठे और सारी चीजों का निर्णय लेने, ये गलत होगा, प्रजा के हित में नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कोई बहुत जरूरी बातें हैं तो बहुत सारे मंत्रियों के साथ बैठकर वो चर्चा करे, नहीं। तो इसीलिए कुछ ऐसे विशिष्ट मंत्रियों का दल बनाया जाता था जो
राजा को निर्णय लेने में सहायता करें। वो बहुत कोर ग्रुप होता था, जैसे आज की डेट में कैबिनेट होता है ना राजा का, मतलब प्राइम मिनिस्टर का, उसमें कुछ खास मंत्री होते हैं और वो राज्य से संबंधित जो भी उनको निर्णय लेने होते हैं तो वहां पर वो लोग बैठकर ले सकते हैं। अब सारे के सारे अगर बैठ जाएं, आप सोचिए मिनिस्टर इतने सारे, मतलब स्टेट से, और उसके आज के परिवेश में अगर आप सोचें तो वो तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो कुछ खास मंत्रियों को रखना पड़ता है जिससे जिनसे चर्चा की जाए महत्वपूर्ण विषयों पर। तो ऐसा वो भरत को कह रहे हैं। और देखिए आप आजकल के उसमें भी समय पर आप देखें तो इस तरह की चीजें हमारे प्रजातंत्र में इनका पालन किया जाता है। तो आप लोग अपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते होंगे, एक होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, और एक होता है कैबिनेट, बिल्कुल एक उनके खास मंत्रियों का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर विशेष मंत्री होते हैं, खास पोर्टफोलियोज वाले। वो मतलब प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस देते हैं क्या करना है क्या करना है, मतलब चर्चा होती है उनके अंदर। तो इसी वो देखिए राम ने उस समय भरत को कहा, और कहते हैं कि भाई जो तुम मंत्रणा करते हो, जो तुम निर्णय लेते हो, वो राष्ट्र में फैले ना। ये नहीं कि आप कोई जरूरी ले रहे हैं निर्णय और वो सारे राष्ट्र में फैल जाए बात, जब तक कि उसको पूरी तरह से लागू ना किया जाए। ये नहीं कह रहे हमें छुपाना है, लेकिन अभी मंत्रणा की स्टेज पर ही उसको जब हम चर्चा कर रहे हैं तभी वो सब जगह फैल ना जाए, नहीं तो उसका महत्व समाप्त हो जाता है, ये बताया है। और आगे देखिए 8वें श्लोक में, कच्चिद अर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्रम आरभसे कर्म न दीर्घयसी राघव। जैसे आपको पहले ही बताया था, राघव जो है भरत को एड्रेस किया जा रहा है यहाँ राम जी के द्वारा। और वैसे तो ये शब्द राम के लिए प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यहाँ पर राघव बताता है रघुकुल में उत्पन्न हे भरत, मतलब उसको ये बार बार याद दिलाया जा रहा है कि तुम एक महत्वपूर्ण कुल से संबंध रखते हो, रघुकुल से। तो हे राघव, कच्चिदर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्रम आरभसे कर्म, मतलब तुम एक अर्थ को विनिश्चित, मतलब एक ऐसा कार्य, मैं उम्मीद करता हूँ किसी भी कार्य को, चाहे वो छोटा हो, लघु मूलम, छोटे रूप में शुरू हो, लेकिन महोदयम जिसका उदय धीरे धीरे जो बढ़ता जाए, विकास की ओर चलता जाए, जिसका जो बोलते हैं ना दूरगामी परिणाम हो, बहुत विशेष महत्वपूर्ण जिसका परिणाम हो। कई चीजें छोटी चीजों से शुरुआत होती है लेकिन उसका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है। ऐसे कई निर्णय एक राजा को, एक प्रधानमंत्री को लेने पड़ते हैं। तो उस तरह से छोटी छोटी शुरुआत करो, कोई भी छोटा भी चीज तुम मिस आउट नहीं करो, उसको भूलो मत, हर चीज पर ध्यान दो। चाहे आपको उस समय लगे छोटा, लेकिन हो सकता है उसका जो परिणाम है कल को बहुत बड़ा हो। इस चीज का निश्चय करके क्षिप्रम कर्म आरभसे, किसी भी कार्य को तुम क्षिप्रम आरभसे, उम्मीद करता हूं कि तुम जल्दी उसको शुरू कर देते हो, किसी चीज को न दीर्घयसी, उसका विलंब नहीं करते। देखिए आपको खुद पता है देश में कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कितनी चीजें होती हैं जो कि समय पर शुरू हो जानी चाहिए। एक हम भी जानते हैं, हम कई बार कहते हैं भाई ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये रास्ता नहीं, रोड नहीं बनी, ऐसे हम सोचते हैं। तो कार्य अगर टाइम से शुरू ना हो तो जनता को बहुत असुविधा होती है। तो इसीलिए उसको श्री राम बताते हैं भरत को कि चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, तुम्हें प्रजा हित का ध्यान रखते हुए उस कार्य को एक नया, एक अच्छा निश्चित रूप देना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रजा की भलाई के लिए है। महोदय, जो महोदय का मतलब ये नहीं कि हम जो बोलते हैं महोदय आप क्या कर रहे हैं, महान उदयः यस्य सह, जिसका एक महान उद्देश्य हो, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जिसका उद्देश्य हो, परिणाम हो, ऐसे कार्यों को तुम जल्दी से प्रारंभ करो, उनको न दीर्घयसी, उनमें मुझे उम्मीद है कि तुम उनको लेने में, ऐसे निर्णय लेने में देर नहीं करते, ये बोल रहे हैं। फिर कहते हैं 9वें श्लोक में, कच्चित सहस्त्रान मूर्खानाम एकम इच्छसि पंडितम पंडितो ही अर्थकृच्छेषु कुर्यात निश्रेयसम महत्।
कहते हैं कच्चित मूर्खाणाम सहस्त्रान एकम पंडितम इच्छसि। मैं समझता हूं कि बहुत हजारों मूर्खों में से तुम एक विद्वान पंडित को जरूर चुनते हो। और पंडितों ही अर्थ कृत्येषु, क्योंकि ऐसे विद्वान पंडित, चाहे आपको कभी राज्य में अर्थ की कमी हो, कभी पैसों की कमी हो भी जाए, ऐसे विद्वान निश्रेयसम महत निश्रेयसम कुर्यात, ये लोग हमेशा बड़ा अपना मेहनत में लगे रहेंगे, बड़े कार्य जरूर करेंगे। मतलब वो ये कहते हैं कि मान लो बहुत सारे मूर्ख भी हैं, लेकिन तुम फिर भी ऐसे विद्वान पंडितों को चुनते हो अपने मंत्री परिषद में, जो कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहें और राज्य के लिए कार्य करें। क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग कार्य करने में अच्छे होते हैं, लेकिन अगर राज्य पे कोई परेशानी आती है, कोई धन का अभाव होता है, तो वो भाग जाते हैं, कार्य ठीक से नहीं करते। लेकिन जो वाकई में बहुत विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, कठिन से कठिन, वे अपने राज्य अपने राष्ट्र के लिए कार्य जरूर करते हैं, राजा का साथ नहीं छोड़ते। ये बताया गया इसमें। ठीक है, पंडित का अर्थ यहाँ पर विद्वान है, अर्थ कृच्छेषु यानी कि धन की कमी, निश्रेयसम वो हमेशा बहुत बड़ा कार्य करते हैं, कुर्यात करते ही हैं, उन्हें करना ही चाहिए। फिर 10वें श्लोक में बताते हैं, एको अपि अमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः राजानम राजपुत्रम वा प्रापयेत महतीम श्रियम। मतलब उसी के कंटिन्यूएशन में कहते हैं कि एकः अपि मेधावी शूरः दक्षः विचक्षणः अमात्यः, कि अगर एक भी मंत्री, मतलब एक मंत्री भी हो, जैसे ऊपर बताया ना, मूर्खों में से एक भी विद्वान, ऐसा मंत्री जो मेधावी, मेधावी यानी बुद्धिमान, शूरवीर वीरता से जो कार्य करे, दक्ष अपने कार्य में बिल्कुल निपुण हो, विचक्षणः बुद्धिमान हो, योग्य हो, ऐसा अमात्य मंत्री, राजानम राजपुत्रम व, चाहे राजा हो या राजकुमार हो, महतीम श्रियम प्रापयेत, उनके लिए वो महान सफलता को लेकर आता है। अगर मंत्री जो है वो बुद्धिमान होता है, शूरवीर होता है, करेजियस डटकर कार्य करने वाला, डरता नहीं है, और अपने कार्य में निपुण है, उसको पता है क्या कार्य करना है, कोई भी कार्य उसको दिया जाए, विचक्षणः निपुण रूप से, योग्य रूप से कार्य करता है, बुद्धिमत्ता से करता है, तो वो हमेशा राजा हो या राजकुमार हो, उनके लिए बहुत सफलता को लेकर आता है। यानी अभी यहाँ पर राजा और राजपुत्र क्यों कहा गया है, देखो अभी ना भरत जो है वो एक राजकुमार है, लेकिन राजा की गद्दी संभाल रहा है। तो तुम ये मत सोचो कि तुम राजकुमार हो तो एक साधारण मिनिस्टर से, साधारण मंत्रियों से तुम्हारा काम चल जाएगा। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज या ढील नहीं होनी चाहिए। अच्छे मंत्रियों को साथ रखो, वही हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए अच्छे साबित होंगे। मतलब कोई भी तुम्हें निर्णय लेना हो, उसके लिए वही तुम्हारा साथ देंगे, ये बताया। कच्चित मुख्या महत्सु एव मध्यमेषु च मध्यमः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजिताः। तो कहते हैं, हे तात, तात एक ऐसा संबोधन शब्द है जो पहले समय में किसी भी प्रियजन के लिए, वैसे बड़े लोगों के लिए या प्रियजनों के लिए यूज किया जाता था, प्रयोग होता था। कहते हैं कच्चित महत्सु मुख्या मध्यमेषु च मध्यमा एव, कि और जघन्येषु जघन्यः भृत्याः। कहते हैं कि मुझे उम्मीद है, कहते हैं मुझे ये उम्मीद है कि जो मुख्य लोग हैं, कई बार देखो एक राज्य में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, तो कुछ प्रमुख होते हैं, जैसे बड़े बड़े श्रेष्ठ विद्वान लोग हैं या कुछ भी है। पहले तो सोसाइटीज हमारी डिवाइड की होती थी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इस तरह से। तो इस तरह से हर उसमें जात, हर ग्रुप के अकॉर्डिंग प्रमुख जाति,
मतलब जाति का भेद नहीं है, मगर एक होता है प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं कि मुख्य लोग हैं कुछ, जैसे राज्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले, उनके लिए तुमने कुछ महान लोगों को रखा है। कुछ मध्यम मध्यम कैटेगरी के होते हैं, मीडियम लेवल में जो ऑफिसर्स होते हैं समझ लीजिए आज की डेट में, तो उनके लिए तुमने कुछ मध्यम कैटेगरी के लोगों को रखा है मिनिस्ट्री में, जघन्य इशू। और कुछ निम्न जाति थोड़ा सा नीचे का कार्य करते हैं, तो उनको उस स्टाफ को संभालने के लिए कुछ ऐसे तुमने मिनिस्टर्स रखे हैं, भृत्याः योजिताः, तुमने ऐसे लोगों को नियुक्त किया है। तो आप आज की डेट में आप देखिए हर लेवल पर जैसे होते हैं ना, कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, इस तरह अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। आप एक मिनिस्ट्री में भी जाएंगे तो अंडर सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, इस तरह से होते हैं ना। तो उस समय में भी ये चीजें हुआ करती थी। जैसे हमारी डेमोक्रेसी में है, काफी चीजें वहां से ली गई हैं कि कोई मुख्य है तो उनके लिए कुछ बड़े स्तर के मंत्री, और उसके नीचे कुछ मीडियम लेवल के हैं तो उस स्तर के मंत्री, और थोड़े नीचे के कामों को देखना हो वहां पर, जैसे हमारा पंचायती राज है, इस तरह से अगर आप समझे ना आपको समझ आएगा। विलेज के लेवल पर काम करना हो वहां के लोगों के लिए, सिटीज में अर्बन होता है वहां पर अलग तरह के लोगों का अपॉइंटमेंट जरूरी है। और बड़े लेवल पे काम करने के लिए बड़े वो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। तो तुमने इस तरह से प्रॉपर सबका मतलब नियुक्ति सबकी की है, भृत्याः यानी सेवक बनाए हैं, प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हो, पूछते हैं। देखो कितना रिलेटेबल है आज की डेट में। आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते होंगे, आप कंपेयर कर सकते हैं इजीली। अब 12वें श्लोक में कहते हैं, अमात्यान उपाधीतान पितृपैता महान शुचीन श्रेष्ठान शिष्टेषु कच्चित त्वम नियोजसी कर्मसु। कहते हैं भाई तुम्हारे जो मंत्री हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो तुम्हारे द्वारा अच्छे जांचे परखे गए हैं, अच्छे कुल से हैं, पवित्र हैं व्यवहार से, श्रेष्ठ हैं, कोई भी अच्छे कुल से और श्रेष्ठ कुल से हैं, अपने कार्य को जानते हैं किस तरह से करना है। तो मुझे उम्मीद है तुमने ऐसे लोगों को ही नियोजित किया होगा, नियुक्त किया होगा। तो देखिए इसका कच्चित्वम उपाधीतान पितृपैता महान शुचीन श्रेष्ठेषु श्रेष्ठान अमात्यान कर्मसु नियोजयसी। कि तुम, मुझे उम्मीद है कि तुमने ऐसे उपाधीतान, उपधातीतान मतलब टाइम टेस्टेड, जिनकी अच्छे से तुमने परीक्षा की है। देखो आज भी आप एक जॉब के लिए जाते हैं तो उसमें इंटरव्यू के कई स्टेजेस होते हैं, तो उस तरह से तुमने भी अच्छी तरह से उनका टेस्ट लिया है, इंटरव्यू लिया है, एक तरफ से पूछ रहे हैं। और पितृपैता महान मतलब ऐसे परिवारों से हो जहां पे कार्य और रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात अच्छे से इनको समझ आए, ये अपना काम जानते हो। शुचीन पवित्र हो, ये नहीं कि छल कपट करें या कोई ऐसी गलत चीजें करें, ऐसा ना हो। और श्रेष्ठेषु श्रेष्ठान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अच्छे से अच्छे तुमने कर्मसु कामों में ऐसे लोगों को नियोजित किया है, नियुक्त किया है, बढ़िया से बढ़िया तुमने मंत्री रखे हैं, ये बोल रहे हैं वो। 13वें श्लोक में कच्चित धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचिः कुलीनश्च अनुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। ऊपर सारी बात हुई है मंत्रियों की, अब सेना की तरफ चलते हैं और सेनापति के बारे में पूछ रहे हैं कि तुमने कच्चित धृष्टश्च शूरश्च, ऐसा रखा है तुमने सेनापति जो कि धैर्य से युक्त हो, शूरवीर हो, धृतिमान मतलब कोई भी चीज को एकदम से डर डर ना जाए, धृति पूर्वक, धैर्य पूर्वक, मतिमान बुद्धि से युक्त, शुचि ही, यहाँ पर भी देखिए ऊपर भी शुचि आया, यहाँ भी पवित्रता पूर्वक, कुलीनश्च अच्छे कुल वाला, अनुरक्तश्च जो देश के प्रति एक स्नेह भाव रखे, दक्षः सेनापति, दक्ष कार्य में निपुण, सेनापति कृतः सेनापति नियुक्त किया है। एक सेनापति भी ऐसा होना चाहिए जो वीर हो, बलवान हो और बुद्धि से युक्त हो। सेना जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री आप देखिए, एक अगर कंट्री का आप ध्यान रखें तो उनको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं।
कोई अटैक हो जाए, दुश्मन के प्रति कैसे निपटा जाए। आपने भी देखा हमारे देश में पीछे कितनी ऐसी घटनाएं हुई जो एक स्ट्रॉन्ग काफी डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो उस व्यक्ति को जो वो पोस्ट संभाल रहा है, उसको ये सब डिसीजन जब लेने होते हैं तो उसको शूरवीरता, बुद्धिमत्ता, ये सब चीजें उसके अंदर गुण होने चाहिए, नहीं तो वो कैसे लेगा डिसीजन, क्योंकि राष्ट्र के हित के लिए होता है। पवित्र होना चाहिए उसको, ये नहीं अचानक तब लगना चाहिए कि मैं देश के विरुद्ध हो जाऊं। पवित्र भाव होना चाहिए उसके अंदर कि हाँ, मेरे लिए मेरा देश सबसे ऊंचा है। कुलीन, अच्छे परिवार का हो, क्योंकि अच्छे परिवार का होगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझेगा, कैजुअल एटीट्यूड नहीं होगा। अनुरक्त, देश के लिए देश प्रेम हो जिसको, दक्ष से निपुण हो अपने कार्य में, सब डिसीजन लेना जानता हो, सेना को कैसे संभालना ये सब चीजें जानता हो, ऐसा सेनापति तुमने रखा है, ये कह रहे हैं। फिर इसमें नेक्स्ट उसमें बोला गया है, मतलब उसी से संबंधित सेना के विषय में, कच्चित बलस्य भक्तम च वेतनम च यथोचितम संप्राप्त कालम दातव्यम ददासी न विलंबसे। मतलब ये बोल रहे हैं, देखो आज की डेट में भी अगर आप देखें तो वही चीजें हैं। वो मतलब पूछ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने सैन्य बल को, अपनी सेना को समय पर वेतन, खाना इत्यादि देते हो, क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है। सेना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करती है, बॉर्डर पर रहती है, जैसे कठिन परिस्थितियों में उसको रहना पड़ता है, उनको भोजन समय पर मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। वो अपने परिवारों को छोड़कर रहते हैं वो लोग, तो उनको वेतन इत्यादि समय पर और बिल्कुल अच्छे पैकेज के साथ मिलना चाहिए, उसमें देर नहीं होनी चाहिए। जैसे कच्चित, इसमें यही बताया, कच्चित बलस्य यथोचितम भक्तम वेतनम च, कि मुझे उम्मीद है कि तुम सैन्य बल को, सेना को यथोचितम, जितना जरूरी है उतना, उनके लिए जो अप्रोप्रिएट सैलरी है, वेतनम च भक्तम च, भक्तम यानी खाने की वस्तु, भोजन, भोजन और वेतन यथोचित रूप से देते हो, मतलब सफिशिएंट देते हो, और संप्राप्तम, संप्राप्त कालम दातव्यम, और समय पर उसको दे देना चाहिए, ददासी न विलंब से, दे देते हो, उसमें देर नहीं करते। क्योंकि अगर आप सैन्य बल को, सेना को आप उनका वेतन और भोजन समय पर नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं अंदर से बहुत आक्रोश से, गुस्से से भर जाएंगे कि हमें नहीं मिल रहा यार, हम अपना घर बार छोड़कर कहीं पर, जैसे आप आज भी देखिए हिमालय में कहाँ कहाँ लोग रहते हैं, ये सेना हमारी रहती है, और वो ऐसी कठिन परिस्थितियों में हैं अपने परिवार को छोड़कर, तो उनको तो खास आदर मिलना चाहिए। इसलिए आप देखिए हमेशा किसी भी देश में सेना को एक बहुत बड़ा स्थान दिया जाता है। इसी कारण हमारे देश में भी ये धीरे धीरे, अब पहले तो दिया जाता था, कुछ साल बीच में नहीं दिया गया, अब दोबारा से ये चीजें आ रही हैं कि उनके साथ, जैसे प्रधानमंत्री जी दिवाली मनाते हैं या उनको कुछ खास चीजें दी जाती हैं, उनके साथ रहकर उनको कोई खास स्नेह की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो अपने परिवार से दूर हैं, देश की रक्षा में जुटे हैं, तो उनको वेतन और भोजन तो समय पर मिलना बहुत आवश्यक है। कालातिक्रमणाच्च एव भक्त वेतनयोः भृताः भर्तुरपि अति कुप्यन्ति सो अनर्थः सुमहान स्मृतः। इसी के कंटिन्यूएशन में बोला है, भक्त वेतनयोः कालातिक्रमणाच्च एव भृताः भर्तुः अति कुप्यन्ति सह सुमहान अनर्थः स्मृतः। कहते हैं भक्त वेतनयोः, खाना और भोजन, कालातिक्रमणाच, अगर समय बीत जाए और ये समय पर ना मिले, भृताहा, तो ये जो सेवक हैं, ये सेना में काम करने वाले लोग हैं, सैनिक हैं, भर्तुहु अपि अति कुप्यंती, भर्तु यानी स्वामी, राजा के प्रति बहुत क्रोधित हो जाते हैं, सह अनर्थः, ये सह सुमहान अनर्थः, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनर्थः स्मृतः, इसको हमारे शास्त्रों में एक बहुत बड़ा अन्याय माना गया है, इसीलिए तुम ध्यान रखो कि उनको समय पर खाना और वेतन जरूर प्रदान करो।
तो इस तरह से इस चैप्टर में, इस पाठ के अंतर्गत श्री राम भरत को बहुत सारे प्रश्नों के द्वारा पूछते हैं कि राज्य वे कैसे संभाल रहे हैं। और ये जो सारे श्लोक हैं, अगर आप देखें आज की डेट में, आप कंपेयर करें, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, आप एक कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि कितनी चीजें यहाँ से वहां इनकॉर्पोरेट की गई हैं। तो अगर और नहीं की गई हैं तो करनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज इनका कोई यूसेज नहीं है, इनका आज भी हम इनको फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि उस समय में राम राज्य प्रसिद्ध माना जाता था, क्योंकि हाईएस्ट पैरामीटर्स थे एक राज्य को चलाने के। तो उन वैसा राम राज्य आज हमारे देश में स्थापित हो जाए तो हमारा देश बहुत आगे निकल सकता है। तो इस तरह से इस पाठ की समाप्ति होती है। बहुत कुछ हमें इसमें सीखने को मिलता है रामायण के द्वारा, और वैसे बहुत सरल है उसकी भाषा। तो आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा। आपको वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स मिल जाएंगे। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।